सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात करेंगे आज हम सामान्य प्रबंधन के तीसरे वीडियो की, और उसमें हम चर्चा करेंगे प्रबंधन के कार्यों के बारे में कि आखिर प्रबंधन के कौन कौन से कार्य होते हैं जो कि एक प्रबंधक को करना पड़ते हैं। ये हमारा वीडियो समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी और लेबर इंस्पेक्टर और उसी के जैसे जो व्यापम की परीक्षाएं हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.dkmpsc.com। आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और PDF डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज DK MPSC एकेडमी को ज़रूर लाइक करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। ये हमारा वीडियो तीसरा वीडियो है, यानी कि तीसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन के कार्यों में जो इम्पॉर्टेंट काम आते हैं वो है कि देखिए प्रबंध को संगठन से सदस्यों से कार्यों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया माना गया है। ठीक है, तो ये जो है कार्य है प्रबंधन के। कौन कौन से? एक तो नियोजन है, यानी योजना बनाना, संगठन बनाना, संगठन का निर्देशन करना, कार्यों के नियंत्रण करना और उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जो संसाधन संगठन के पास है उनका यूज़ करना। ये सारे के सारे कार्य जो हैं वो प्रबंधन के कार्य हैं। इसमें जो पहला कार्य आता है वो है नियोजन। नियोजन को समझते हैं। देखिए, नियोजन क्या होता है? यह पहले से ही यह निर्धारित करने का कार्य है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है और किसको करना है। तो सिंपल सा नियोजन मतलब योजना बनाना कि जो कार्य है, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, जैसे पार्टी होती है BJP, कांग्रेस, चाहे वो आर्थिक संगठन हो, कोई कंपनी हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, किसी समाज का संगठन हो, या कोई धार्मिक संगठन हो जैसे RSS है, गायत्री परिवार है, या इसी तरह के जो धार्मिक संगठन होते हैं वो हो, सभी के अंदर यही चीज़ सबसे पहले नियोजन होता है। नियोजन मतलब भाई करना क्या है, किस प्रकार करना है और कौन करेगा। इन सब चीज़ों को नियम कायदे का इन सब चीज़ों की योजना बनाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि उद्देश्यों को पहले से ही निश्चित करना है और दक्षता से प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए मार्ग निर्धारित करना है, यानी कि पथ बनाना है, रास्ता बनाना है जिसके द्वारा जो है उद्देश्य प्राप्त की जाएंगे। नियोजन समस्याओं के पैदा होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह जब भी पैदा होते हैं इनको हल करने के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई जा सकती हैं। देखिए, नियोजन में जब काम शुरू होता है तो ऐसा नहीं कि योजना बना ली तो उसमें कोई समस्याएं पैदा नहीं होगी। हाँ, उसका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आखिर इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन में आखिर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या जो चैलेंजेस हैं वो हमें फेस करना हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर कोई आकस्मिक घटना और आकस्मिक आ जाता है, एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाती, तो उसके लिए आकस्मिक योजना बनाई जा सकती है। दूसरा जो स्तर होता है, दूसरा जो कार्य होता है वो संगठन। देखिए, अब हमने योजना तो बना ली, हमने ये तय कर लिया कि क्या करना है, हमने ये तय भी कर लिया कि किस प्रकार करना है, और हमने ये भी तय कर लिया कि किसको करना है। अब उसको करने के लिए क्या करना चाहिए? एक संगठन बनाया जाएगा। देखिए, निर्धारित योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य सौंपने, कार्यों को समूह में बांटने, अधिकार निश्चित करने और संसाधनों के आवंटन के कार्य का प्रबंधन करना, ये संगठन का काम है। ठीक है, एक बार संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट योजना तैयार कर ली जाती है तो फिर संगठन योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक क्रियाएं और संसाधनों की जांच करेगा। यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि क्या करना है, कैसे करना। तो अब हम क्या करेंगे? उस योजना के अनुरूप कार्य कौन करेगा, कार्य किसको सौंपे जाएंगे,
कार्यों को समूह में बांटना कि भाई प्रचार का काम एक व्यक्ति करेगा, प्रोडक्शन का काम दूसरा करेगा, सेल्स का काम तीसरा करेगा। ऐसे हमने संगठन के अलग अलग विभाग बना दिए, उनके अधिकार निश्चित कर दिए कि कौन के पास कितना अधिकार होगा, कौन किस तरह के फैसले ले सकता है, किसके पास किस तरह के फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। फिर संसाधन के जो आवंटन का कार्य कौन करेगा। तो इन सब चीज़ों का काम होता है संगठन का। जब हमारी योजना तैयार हो गई तो उस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और जो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए उन सब के लिए संगठन कार्य करता है। देखिए, ये आवश्यक कार्यों और संसाधनों का निर्धारण करता है। यह निर्णय लेता है कि किस कार्य को कौन करेगा, इन्हें कहाँ लिया जाएगा और कब लिया जाएगा। तो सारे काम, सारे निर्णय जो होता है संगठन ही लेता है। संगठन में आवश्यक कार्यों को प्रबंध के योग्य विभाग कार्य इकाइयों में विभाजित किया जाता है और संगठन की अधिकार श्रृंखला में अधिकार और विवरण देने के अधिकारों का निर्धारण किया जाता है कि कौन किसके पास क्या पावर्स होंगे, कौन किस स्तर के निर्णय ले सकता है। तो ये सारा जो है संगठन ही तय करता है। संगठन के उचित तकनीक कार्य पूरा करने और प्रचालन की कार्य क्षमता परिणामों की प्रभावपूर्णता के संवर्धन में सहायता करते हैं। तो ये सारे काम होते हैं संगठन के। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को कार्य की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न ढांचों की आवश्यकता होती है। जैसे एक राजनीतिक पार्टी में अलग प्रकार का संगठन होगा, एक कंपनी या कारखाने में अलग प्रकार का संगठन होगा, एक सामाजिक कोई संगठन है उसमें एक अलग प्रकार का संगठन होगा। लेकिन उनकी कार्य की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो कार्य एक जैसा ही करते हैं। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो कर्मचारी की नियुक्ति करना या कर्मचारी की नियुक्ति करना। सरल शब्दों में कहा जाए तो सही कार्य के लिए उचित व्यक्ति को ढूंढना, कि मतलब जो कार्य है उसको कौन करेगा, ये उस कार्य को करने के लिए सही व्यक्ति को ढूंढना ही कर्मचारी का नियुक्तिकरण है। प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही योग्यता वाले सही व्यक्तियों को सही स्थान और समय पर उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करना। देखिए, एक तो जो कार्य उसे सौंपा जा रहा है वो उसकी योग्यता रखता हो, पहली चीज़ यही है। दूसरी कि वो व्यक्ति सही समय पर मिल जाए। ऐसा नहीं कि हमें भारत में काम करना है, अमेरिका व्यक्ति मिल गया हमें अमेरिका में, तो ये काम नहीं चलेगा, हमें भारत में व्यक्ति चाहिए। तो इन सब चीज़ों को उपलब्ध कराने का काम भी प्रबंधन का है। तो इसे मानव संसाधन कार्य भी कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कर्मचारियों की भर्ती, कर्मचारियों का चयन, कार्य पर नियुक्ति और प्रशिक्षण, ये सब के सब ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनकी भर्ती की जाती है, उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये सारे काम इसमें किए जाते हैं। अब बात करेंगे निर्देशन की। देखिए, निर्देशन की बात करें तो निर्देशन का कार्य जो होता है कर्मचारियों को नेतृत्व करना होता है। अब हमने क्या कर ली, योजना बना ली, योजना के बाद संगठन बना लिया, संगठन के बाद कर्मचारी की नियुक्ति कर ली। अब उसके बाद निर्देशन की बारी आएगी, डायरेक्शन की बारी आएगी। जो कर्मचारी चुने गए हैं उनको डायरेक्शन देना आवश्यक होगा, उनको प्रभावित करना और अभिप्रेरित करना जिससे कि वह सुपुर्द कार्य को पूरा कर सके। तो ये निर्देशन का काम होता है। इसके लिए एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है जो कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करे। अभिप्रेरणा और नेतृत्व जो होता है के दो मूल तत्व हैं। पहला है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का अर्थ केवल एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जो उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहे। नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को इस प्रकार से प्रभावित करना कि वह अपने नेता के इच्छित कार्य संपन्न करे। ये नेतृत्व का अर्थ होता है कि दूसरे जो व्यक्ति है वो इस तरह से सामने वाले से इन्फ्लुएंस हो जाएं या मोटिवेट हो जाएं या उसको फॉलो करें कि जो नेता जो चाहता है वो कार्य हो। एक अच्छा प्रबंधक जो होता है प्रशंसा और आलोचना की सहायता से इस प्रकार से निर्देशन करता है कि कर्मचारी अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सकते। मतलब कि जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसकी प्रबंधक प्रशंसा करेगा, उसको रिवार्ड भी दे सकता है, उसे अवार्ड दे सकता है, और जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसे क्रिटिसाइज करेगा, उसे बताएगा कि उसके काम में कहाँ कमी है और उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसे मौके देगा और उसकी सहायता करेगा। तो ये सारे कार्य प्रबंधक के होते हैं ताकि वो जो उद्देश्य है कर्मचारी से जो काम लिया जाना है वो उससे लिया जा सके। अगला जो होता है नियंत्रण। देखिए, नियंत्रण क्या होता है। नियंत्रण को प्रबंधन के कार्य के उस रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के कार्य के निष्पादन को निर्देशित करता है। कि मतलब जो वर्क हो रहा है उसको ये डायरेक्शन देता है। नियंत्रण जो होता है कार्य में निष्पादन के स्तर निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान में निष्पादन को मापा जाता है, इसका पूर्व निर्धारित स्तरों से मिलान किया जाता है और विचलन की स्थिति में सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। जैसे कि अभी किसी कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, एक दिन में 10 क्विंटल माल का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं।
अब मालूम पड़ा कि कल उन्होंने मात्र 9 क्विंटल किया, तो फिर उसमें देखा जाएगा कि ये विचलन यानी कि कमी क्यों आई। अब उस कमी को ठीक करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाएगा। तो ये सारा के सारा होता है नियंत्रण का, जो कि जो माल बढ़ रहा है, जो प्रोसेस हो रही है, उसके ऊपर नियंत्रण करना। इसके लिए प्रबंधकों को यह निर्धारित करना होगा कि सफलता के लिए क्या कार्य और उत्पादन महत्वपूर्ण है, उसका कैसे और कहाँ मापन किया जा सकता है, और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कौन अधिकृत है। तो ये सब नियंत्रण में आता है। प्रबंधक के विभिन्न कार्यों में साधारणता उपरोक्त क्रम में चर्चा की जाती है, जिसके अनुसार एक प्रबंधक सबसे पहले योजना तैयार करता है, फिर संगठन बनाता है, फिर निर्देशन करता है और अंत में नियंत्रण करता है। तो ये सारे के सारे काम प्रबंधक के होते हैं। वास्तव में प्रबंधक शायद ही इन कार्यों को एक एक करके करता है। क्यों? क्योंकि उसे एक ही साथ, क्योंकि प्रबंधक के कार्य एक दूसरे से जुड़े हैं और यह निश्चित करना कठिन है कि कौन सा कार्य कहाँ समाप्त हुआ और कौन सा कार्य कहाँ से प्रारंभ हुआ। इसीलिए उसे जो है सारे काम करने होते हैं। चलिए अब बात करें समन्वय की। जो प्रबंधन होता है उसमें समन्वय एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, जो किसी भी जो प्रबंधक होता है उसे करना होता है। देखिए, किसी भी संगठन के प्रबंधन की प्रक्रिया में प्रबंधक को 5 एक दूसरे से संबंधित कार्य करने होते हैं, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। संगठन एक ऐसी पद्धति है जो एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे पर आधारित उप पद्धतियों से बनी हुई है। प्रबंधक जो होते हैं भिन्न समूहों को समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रबंधक ने किसी काम के लिए 5 अलग अलग टीमें बना दी कि भाई आप प्रोडक्शन का काम देखेंगे, आप सेल्स का काम देखेंगे, आप मार्केटिंग का काम देखेंगे। तो इस तरह से वो सारे के सारे काम तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उन सबका उद्देश्य समान है, वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको और बढ़ाना, उसको फैलाना। तो ये इस तरह से जो है प्रबंधक काम करता है। विभिन्न विभागों की गतिविधियों की एकात्मकता की प्रक्रिया को समन्वय कहा जाता है, यानी कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। देखिए क्या होता है, यदि सेल्स की टीम में और प्रोडक्शन की टीम में या मार्केटिंग की टीम में या प्रोडक्शन की टीम में एक समन्वय नहीं होगा, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो फिर वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंधक के अन्य सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है। यह एक ऐसा धागा है जो संगठन के कार्य में निरंतरता बनाए रखने के लिए क्रय, उत्पादन, विक्रय और वित्त जैसे सभी कार्यों को पिरोए रखता है। जैसे मालूम पड़ा कि उत्पादन करने वालों के पास माल की कमी आ गई, तो जो माल जिनका जिम्मा है माल लेके आने का, वो समय से माल लेके आए। उसके लिए जिनको वित्त की व्यवस्था करनी है वो वित्त की व्यवस्था करें। अगर इन कामों में तालमेल नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो पाएगा। समन्वय को कभी कभी प्रबंधक का एक अलग से कार्य माना जाता है, लेकिन यह प्रबंध का सार है, क्योंकि सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में ये एकता लाता है। प्रबंधक जो होता है, प्रबंधक का कार्य एक ऐसी गतिविधि है जो स्वयं अकेली समन्वय में सहयोग करती है। समन्वय किसी संगठन के सभी कार्यों में लक्षित और अंतर्निहित है। और सबसे इंपॉर्टेंट है समन्वय। संगठन की क्रियाओं में समन्वय की क्रिया नियोजन से ही प्रारंभ हो जाती है, जब योजना बनाई जाती है। उच्च प्रबंधक पूरे संगठन के लिए योजना बनाता है। इन योजना के अनुसार संगठन ढांचों को विकसित करता है और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। योजना का क्रियान्वयन योजना के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो ये सारे काम कंप्लीट करने होते हैं। वास्तविक क्रियाओं, उनकी उपलब्धियों में यदि कोई मतभेद हो तो निराकरण नियंत्रण के समय किया जाता है। तो मतलब जैसे हम जो प्रारंभ होता है नियोजन से लेकर नियंत्रण तक जो समन्वय होता है, सभी चीज़ों में घुला मिला रहता है और इन सब चीज़ों को एक धागे में पूरा प्रोजेक्ट रखने का जो काम होता है वो किया जाता है समन्वय के द्वारा। समन्वय की क्रिया के माध्यम से प्रबंध का समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों में एकता को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयत्नों को सही व्यवस्था करता है। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि समन्वय वो चीज़ है जो किसी संगठन के जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनके व्यक्तिगत प्रयास और सामूहिक प्रयासों को एक करता है, ताकि जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त किए जा सकें। समन्वय जो होता है संगठन की विभिन्न इकाइयों के भिन्न भिन्न कार्यों प्रयत्नों में एकता स्थापित करने का कार्य करता है। यह प्रयत्न की आवश्यकता, राशि, मात्रा, समय, क्रमबद्धता उपलब्ध कराता है, जो नियोजित उद्देश्यों को न्यूनतम विरोधाभास प्राप्त करने को सुनिश्चित करता है। तो आशा है कि ये वीडियो जो है आपके लिए उपयोगी होगा और आपको पसंद आएगा, आपको समझ में आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए।
आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।